हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो ये जो वीडियो होने वाली है आधुनिक भारत का जो स्पेक्ट्रम आता है उसका एक सीरीज आने वाला है, उसी का एक पहला वीडियो होने वाला है। तो पहले वीडियो में हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहले वीडियो में जो पहला इकाई है वो है स्रोत एवं उपागम। स्रोत एवं उपागम। तो हम पढ़ेंगे कि जो हमारा जो आधुनिक भारत है उसका स्रोत और उपागम कहाँ से शुरुआत होता है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत कहाँ कहाँ से मिलते हैं और आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन के प्रमुख उपागम क्या क्या है। तो चलिए अब इसको लाइन बाय लाइन हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो अध्याय 1 में कहता है कि आधुनिक भारत इतिहास के स्रोत है ना। हमारा जो आधुनिक भारत है, मॉडर्न इंडिया जो है, उसके हिस्टोरिकल सोर्सेज क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बात करता है कि भारतीय इतिहास लेखन ने भारत में यूरोपियों के आगमन के साथ न केवल उपागम उपचार और तकनीक में अपितु ऐतिहासिक साहित्य की मात्रा में भी प्रबल परिवर्तन को अनुभव किया। शायद कोई भी अन्य कालावधि या देश 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के दौरान ऐतिहासिक सामग्री की प्रचुरता पर भारत जैसी गर्वोक्ति नहीं कर सका। आधुनिक भारत के इतिहास के निर्माण में राजकीय अभिलेखों, विभिन्न स्तरों पर सरकारी अभिकरणों के दस्तावेजों को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ जो अभिलेख हैं वो राजकीय अभिलेख होते हैं। कुछ जो अभिलेख हैं वो राजकीय अभिलेख होते हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेखों ने 1600 से लेकर के 1857 की कालावधि के दौरान व्यापार दशाओं का विस्तृत वर्णन प्रदान किया है। यानी कि वैसे अभिलेख जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दिए गए हैं उसमें लिखे गए थे 1600 से 1857 की जो अवधि थी उसके बीच में, उसमें भारत में जो व्यापारिक कंडीशन थी, जो हमारा ट्रेड वगैरह था वो कैसा था, उसका विस्तृत वर्णन किया गया है। यह सत्य है कि ब्रिटेन की वाणिज्यिक कंपनी ने हजारों मील दूर एक बड़े क्षेत्र पर अपनी राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित की थी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो ब्रिटेन थी वो तो हजारों मील से दूर से आई थी और हमारे एक बड़े क्षेत्र पर, हमारे भारत के एक बड़े भूभाग पर अपना अधिकार स्थापित की थी। ठीक है, जिसके लिए एक प्रकार के प्रशासन की आवश्यकता थी जो पूरी तरह कागजों पर था। प्रत्येक नीति लिखित में होती थी और प्रत्येक व्यवसाय एवं लेन देन, प्रेषण, परामर्श एवं कार्यवाही गुप्त पत्रों एवं अन्य पत्राचार के माध्यम से होता था। ठीक है, यानी कि जो उनके समय जो बिजनेस करने का जो तरीका था वो काफ़ी हाई फाई था ना। वो पूरी तरह से गुप्त पत्र अन्य पत्राचार के माध्यम से जितना भी लेन देन होता था उसका सब हिसाब वगैरह रखते थे, जिसके परिमाण स्वरूप कल्पनातीत मात्रा में ऐतिहासिक सामग्री में वृद्धि हुई। जिससे क्या हुआ कि धीरे धीरे जो हमारा जो हिस्टोरिकल सोर्सेस था उसमें इंक्रीमेंट हुआ। राजकीय अभिलेख निर्देशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल से संबंध अभिलेखों के अतिरिक्त जिले से लेकर सर्वोच्च सत्ता तक प्रशासन के सभी स्तरों को शामिल करते थे, है ना। जब ब्रिटिश महारानी यानी कि ब्रिटिश महारानी को हम लोग क्राउन भी बोलते थे, ने प्रशासन भारतीय संभाला, यानी कि प्रशासन कहाँ संभाला, भारत में जो प्रशासन संभाला, तो इसने भी बड़ी मात्रा में विभिन्न तरीकों के राजकीय अभिलेख सुरक्षित रखे। यानी कि ये कह रहा है कि जब ब्रिटिश महारानी यानी कि जो ब्रिटिश क्राउन था, जब उसने भारत में जो अपना प्रशासन संभाला तो इसमें भी बहुत सारे जो अभिलेख थे उनको संभाल करके रखा गया। इन अभिलेखों का परीक्षण करके हम चरणवार प्रत्येक मुख्य घटना एवं विकास को समझ सकते हैं। तो ये जो अभिलेख इस दौरान लिखे गए थे, उन सभी अभिलेखों से हम क्या कर सकते हैं, प्रत्येक घटना को और जितना भी डेवलपमेंट हुआ उस समय उसको हम लोग काफ़ी इजीली समझ सकते हैं। यानी कि ये जो जितने भी सोर्सेस हैं, लिटरेरी सोर्सेस हो गए हैं और ब्रिटिश महारानी के
समय में जितने भी अभिलेख थे उनसे हमको कुछ न कुछ उस घटना के बारे में जानकारी मिलती है और नीतिगत निर्माताओं के मनोविज्ञान समेत निर्णयन की प्रक्रिया का अनुगमन कर सकते हैं। ठीक है, आगे। इन अभिलेखों के अतिरिक्त यानी जितने भी अभिलेख थे उसके अलावा अन्य यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनियों, पुर्तगाली, डच एवं फ्रांसीसी के अभिलेख भी, जैसा कि हमको पता है कि अंग्रेजों के साथ साथ कौन कौन लोग आए थे। पुर्तगाली भी आए थे, डच भी आए थे और फ्रांसीसी भी आए थे। तो उनके समय के भी जो भी अभिलेख थे 17वीं और 18वीं शताब्दी के इतिहास के सृजन हेतु उपयोगी है। यानी कि उनके आने के बाद जिस तरह से 17वीं और 18वीं शताब्दी का सृजन होता है हमारे यहाँ, उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। प्राथमिक तौर पर यह आर्थिक इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी इनसे काफ़ी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और भी देख लेते हैं कौन कौन से स्रोत हैं हमारे पास। तो कहता है अन्य स्रोत, यानी कि लिटरेरी सोर्स के अलावा, अभिलेखों के अलावा हमारे पास और कौन से सोर्सेस हैं जिनसे हमें कुछ न कुछ जानकारियाँ मिलती हैं अपने मॉडर्न इंडिया के बारे में। कई सारे समकालीन और अंशतः समकालीन जैसे वृत्तांत, जीवन साहित्य एवं यात्रा के वृत्तांत भी मिलते हैं जिन्होंने हमें 18वीं एवं 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के इतिहास की रोचक एवं उपयोगी झलक प्रदान की है। यानी कि जैसे उसमें जो लोग एक जगह से दूसरे जगह घूमने के लिए आते थे, तो यानी कि उनकी यात्रा वृत्तांत है ना, यानी कि उनकी यात्रा वृत्तांत जो है और जो जीवन साहित्य है, अपने जीवनी के बारे में लिखते थे, उनसे भी हमें 18वीं और 19वीं शताब्दी में काफ़ी इतिहास की झलक मिलती है। यद्यपि समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अपनी उपस्थिति दर्ज की। हालांकि जो समाचार पत्र थे, न्यूज़पेपर वगैरह थे और जो मैगजीन्स थी, वो 18वीं शताब्दी के अंतिम में आए, तथापि उन्होंने 19वीं और 20वीं शताब्दियों में भारतीय समाज में लगभग सभी पहलुओं पर बेहद मूल्यवान सूचना प्रदान की। बाद में जब हमारे यहाँ प्रिंट कल्चर का डेवलपमेंट हो गया, हमारे यहाँ जब प्रिंटिंग की शुरुआत हो गई और मैगजीन्स वगैरह आने लगे, तो 19th और 20th सेंचुरी में 19th और 20th सेंचुरी में हमारे यहाँ सभी पहलुओं पर बेहद मूल्यवान सूचना प्रदान होने लगी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि आधुनिक भारत के इतिहास के अन्य स्रोतों में मौखिक प्रमाण ना, कुछ ऐसे भी प्रमाण है जो कि कहा सुना हुआ है, मुंह से कहा हुआ है, सृजनात्मक साहित्य और पेंटिंग शामिल हैं। कुछ पेंटिंग्स भी हैं जिसको देख करके लोग अनुमान लगाते हैं कि हमारा कल्चर और साहित्य कैसा रहा होगा। यद्यपि मौखिक स्रोतों की अपनी सीमा होती है, वे अन्य ऐतिहासिक सामग्री की पुष्टि करने में तथा घटनाओं, व्यक्तियों एवं ऐतिहासिक घटनाक्रम को समझने में हमारी मदद करते हैं। सृजनात्मक साहित्य, विशेष रूप से स्वदेशी साहित्य के नए रूप जैसे उपन्यास, लघु कहानियाँ एवं कविताओं जिनका विकास पश्चिम के प्रभाव में हुआ, ने समकालीन सामाजिक वास्तविकताओं एवं विविध प्रतिबिंब प्रदान किया। चित्रकारी ने नए पैटर्न जो औपनिवेशिक काल के दौरान दिखाई दिया, ने उस समय के जीवन को समझने में मदद की। इस प्रकार इन स्रोतों में ऐतिहासिक अभिलेख एवं गैर अभिलेखबद्ध स्रोत शामिल हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ जो स्रोत हैं वो पूरा लेखीय सामग्री हैं, कुछ जो स्रोत हैं वो पूरा लेखीय सामग्री हैं। इतिहास के अन्य भागों की भांति आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन में भी पूरा लेखीय सामग्री का महत्वपूर्ण स्थान है। पूरा लेखीय सामग्री ऐसे दस्तावेज है जिन्हें कोई संगठन, लोक प्राधिकारी, संस्था, व्यवसाय एवं परिवार अपने कार्यों के दौरान तैयार करता है। समझ गए कि पूरा लेखीय सामग्री क्या होते हैं? ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कोई ऑर्गेनाइजेशन या जो अधिकारी हैं या कोई जो संस्था है ना, या कोई फैमिली है जो अपने टाइम ड्यूरेशन में, यानी कि अपने वर्किंग ड्यूरेशन में जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करती है, उसे हम लोग पूरा लेखीय सामग्री कहते हैं। और जिन्हें तत्पश्चातवर्ती ऐतिहासिक अनुसंधान एवं भविष्य के कार्यों के नियोजन में संदर्भ के लिए उनके अधिकारों एवं गतिविधियों के प्रमाण के तौर पर सुरक्षित रखा जाता है।
ठीक है, यानी कि उनके जो राइटिंग्स होती हैं उनको किसी प्रमाण के तौर पर इसको सुरक्षित रखा जाता है। आगे कहता है कि व्यापक तौर पर आधुनिक काल के लिए राजकीय अभिलेखों की 4 श्रेणियां हैं, है ना। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? केंद्र सरकार के पुरालेख, सरकार राज्य के पुरालेख, मध्यवर्ती एवं अधीनस्थ प्राधिकारों के अभिलेख और न्यायिक अभिलेख, है ना। कौन कौन से अभिलेख हैं? आधुनिक काल के लिए जो पहला है केंद्र सरकार के पुरालेख, राज्य सरकार के पुरालेख, मध्यवर्ती एवं अधीनस्थ प्राधिकरणों के अभिलेख और चौथा है न्यायिक अभिलेख। ठीक है, इनके अतिरिक्त निजी अभिलेख एवं विदेशों में उपलब्ध अभिलेखीय स्रोत भी हैं। इनके अलावा भी जो है कुछ प्राइवेट अभिलेख हैं और कुछ जो अभिलेख ऐसे हैं जो विदेशों में भी उपलब्ध है। ब्रिटिश समय के कुछ प्रकाशित अभिलेख भी हैं जो आधुनिक भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों के लिए मूल्यवान सूचना प्रदान करते हैं। यानी कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लिखे गए, प्रकाशित किए गए और उनको पढ़ने से इतिहास के बारे में विद्यार्थियों को काफ़ी मूल्यवान सूचना मिल सकती है। तो हम लोग एक एक करके चारों अभिलेख देखने वाले हैं, चारों पुरालेख देखने वाले हैं। पहले हम लोग देखते हैं केंद्र सरकार के पुरालेख। पहले हमारे पास है केंद्र सरकार के पुरालेख। तो चलिए आइए देखते हैं इसको। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत सरकार के अधिकतर पुरालेखों को सहेजता है। तो नई दिल्ली में जो हमारा राष्ट्रीय अभिलेखागार है वो भारत में जितने भी मैक्सिमम जो पुरालेख हैं उनका वहीं पे संग्रहण करता है। यह संग्रह 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान समय तक के आधुनिक भारत के सृजन हेतु अभिलेखों की रूट श्रृंखला प्रदान करता है। तो वहाँ पर जो संग्रहालय है उसमें 18वीं शताब्दी से लेकर के और अभी तक के जितने भी महत्वपूर्ण आधुनिक भारत के निर्माण में जो अभिलेख हैं वहाँ पर उसको संजो कर रखा हुआ है। लोक विभाग के अभिलेख 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के संवैधानिक परिवर्तनों, केंद्रीकृत राज व्यवस्था के उदय और कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था के विकास के अध्ययन हेतु विस्तृत स्रोत सामग्री प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त 1857 के पश्चात के प्रशासनिक एवं संवैधानिक विकास जैसे लोक सेवाओं का गठन, स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ, भारतीयकरण की समस्या और प्रांतों का प्रादेशिक पुनर्गठन इत्यादि बेशकीमती सामग्री भी इस श्रृंखला में पाई जाती है। तो यहाँ पे कहना चाहता है कि 1857 से पहले और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के बाद की जितनी भी घटनाएं हैं उन घटनाओं को पुरालेख के तौर पर नई दिल्ली स्थित अभिलेखागार में रखा हुआ है। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं काफ़ी बेशकीमती हैं, इसके माध्यम से हम लोग अपने भारत के आधुनिक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जेम्स रेनल की 1767 में प्रथम सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में नियुक्ति के साथ भारत के अनजान क्षेत्रों एवं इसके सीमा क्षेत्रों का वैज्ञानिक रूप से मानचित्रण शुरू हुआ। तो जैसा कि आपको पता है कि 1767 में जो भारत के जो प्रथम सर्वेयर थे बंगाल के, जिनका नाम था जेम्स रेनल, तो उनकी नियुक्ति की जाती है और भारत के ऐसे क्षेत्र जो कि अनजान थे, जो कि नक्शे में नहीं थे, उनको सीमा क्षेत्र में जोड़ा गया और उनका मैप वगैरह बनाया गया। भारतीय सर्वेक्षण के अभिलेखों एवं सर्वेयरों के जर्नल्स एवं वृत्तांतों ने न केवल भौगोलिक अध्ययन के लिए अपितु समकालिक सामाजिक आर्थिक दशाओं और अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों के अध्ययन के लिए भी मूल्यवान सूचना प्रदान की है। तो ये जो नक्शा तैयार हुआ, ये जो सीमा क्षेत्र तैयार हुआ, इससे न सिर्फ ज्योग्राफी के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद हुआ, बल्कि समकालीन सामाजिक आर्थिक दशाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ। ठीक है, आगे कहता है कि लोक न्यायिक एवं विधायी विभागों के कार्यवाहियों ने औपनिवेशिक सरकार की सामाजिक एवं धार्मिक नीतियों के अध्ययन हेतु पर्याप्त प्रमाण प्रदान किए हैं ना। रिफॉर्म कार्यालय के
अभिलेख भारत में 1920 से 1940 के दौरान संवैधानिक विकास के विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए बेहद उपयोगी हैं। ठीक है, तो ये था किसके बारे में? केंद्र सरकार के पुरालेख के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे कि राज्य सरकार के पुरालेख के बारे में क्या जानकारी दिया हुआ है। तो राज्य सरकार के अभिलेखागारों में भूतपूर्व ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के बारे में जानकारी है, भूतपूर्व राजसी राज्य जिन्हें 1947 के पश्चात भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। ऐसे राज्य जो 1947 के पूर्व राजा महाराजाओं के क्षेत्र में आते थे, उनको क्या कर लिया गया? 47 के बाद भारतीय राजसंघ में जोड़ लिया गया। और तीसरा कहता है कि ब्रिटिश शासन के अतिरिक्त विदेशी प्रशासन से संबंधित स्रोत सामग्री मिलती है। तो ब्रिटिश शासन के अतिरिक्त विदेशी प्रशासन से हमें स्रोत सामग्री मिलती है। इनके अतिरिक्त उन भारतीय शक्तियों के अभिलेख जिन्हें ब्रिटिश शक्ति ने हथिया लिया और उनके क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया, भी आधुनिक भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री है। तो ये बस आप पढ़ते जाइए, एक बार आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आगे है न्यायिक अभिलेख। न्यायिक अभिलेख, कुछ न्यायिक अभिलेख भी हैं जिनसे हमें मॉडर्न इंडिया के बारे में जानकारी मिलता है। जैसे न्यायिक अभिलेख भारत में न्यायिक प्रशासन के विकास का प्राथमिक प्रमाण प्रदान करते हैं। तो भारत में जो न्यायिक प्रशासन का विकास हुआ वो कहीं न कहीं हमने अपने न्यायिक अभिलेखों से ही सीखा है। ये विभिन्न वर्गों के लोगों को सामाजिक आर्थिक दशा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज में मेयर के कोर्ट का पुरालेख 1689 ईस्वी के प्रारंभ पर सबसे पहले उपलब्ध न्यायिक पुरालेख है। तो सबसे पहला जो हमारा न्यायिक पुरालेख है वो कौन सा हो जाएगा? फोर्ट सेंट जॉर्ज में मेयर के कोर्ट का पुरालेख। अब यह मद्रास अभिलेख कार्यालय में है। फिलहाल में अभी इसे कहाँ रखा गया है? फिलहाल में अभी इसे मद्रास के अभिलेखागार में रखा गया है। फोर्ट विलियम में मेयर कोर्ट के प्लासी पूर्व 1757 अभिलेख नष्ट हो गए प्रतीत होते हैं। जो 1757 के बारे में जो विस्तृत जानकारी थी, जो फोर्ट विलियम में रखा हुआ था, ऐसा प्रतीत होता है कि वो अब नष्ट हो गया है। लेकिन 1753 से 1773 के वर्षों के अभिलेख, 1774 से 1861 के वर्षों के अभिलेख बंगाल के सर्वोच्च न्यायालय सहित कलकत्ता उच्च न्यायालय के अभिलेख कक्ष में रखे गए हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार 1728 में बॉम्बे में स्थापित मेयर कोर्ट के अभिलेख महाराष्ट्र सचिवालय रिकॉर्ड ऑफिस में उपलब्ध है। यानी कि जो अलग अलग जो अभिलेख हैं वो अलग अलग रिकॉर्ड ऑफिस में रखे हुए हैं, जहाँ पर बॉम्बे अभिलेख न्यायालय एवं सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख भी रखे गए हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान के दृष्टिगत 3 प्रेसिडेंसियों के सदर कोर्ट, सदर दीवानी और फौजदारी अदालतें के न्यायिक अभिलेख बेहद उपयोगी हैं। इनसे संबंधित अभिलेखों को कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे उच्च न्यायालयों में सुरक्षित रखा गया है। यानी कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो अभिलेख हैं उनको रखा गया है कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के उच्च न्यायालयों में। ठीक है, आगे है प्रकाशित अभिलेख। प्रकाशित अभिलेखीय सामग्री आधुनिक भारत के इतिहास का सृजन हेतु बेहद महत्वपूर्ण सूचना स्रोत हैं। संसदीय पत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रलेखीय प्रकाशन होते हैं। इसमें क्राउन के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत सरकार के अभिलेखों की विपुल उद्धरण शामिल है। 1801 से 1907 के बीच जारी संसदीय पत्रों की सूची उपलब्ध है। राष्ट्रीय अभिलेखागार और विभिन्न राज्य अभिलेखागारों द्वारा जारी अभिलेख प्रकाशन आधुनिक भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं। भारतीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों की कार्यवाहियाँ केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों द्वारा प्रकाशित गजट और समय समय पर जारी विधियों एवं विनिमयों का संग्रह भी ऐतिहासिक शोध हेतु उपयोगी सामग्री है। ठीक है,
आगे देख लेते हैं। अब है निजी पुरालेख। निजी अभिलेखों में व्यक्तियों एवं परिवारों से संबंध प्राप्त एवं दस्तावेज होते हैं जिन्होंने आधुनिक भारत व्यवसाय एवं औद्योगिक नियमों एवं राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्पित संस्थाओं एवं समाजों एवं संगठनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। देश की शैक्षिक एवं सांस्कृतिक उन्नयन से संबंध समृद्ध सामग्री विश्वविद्यालयों एवं शैक्षिक संस्थानों के पुरालेखों में उपलब्ध हैं। तो इसको बस आप रीडिंग करते जाइए, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ये किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसका जो आधार होता है वो समझना जरूरी है। ठीक है, आगे है बैंकों, व्यापार घरानों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अभिलेख आर्थिक परिवर्तनों के अध्ययन में बेहद उपयोगी हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रसिद्ध एवं प्रमुख नेताओं के पत्र तथा नई दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों के अभिलेख भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास के संवर्धन में अत्यधिक उपयोगी हैं। आगे कहता है कि विदेशी संग्रहालयों की पुरालेख सामग्री। ऐसे भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि विदेशी संग्रहालयों में रखे गए हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि विदेशी संग्रहालयों में आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित बड़ी मात्रा में ऐतिहासिक सामग्री है। उदाहरणार्थ, यूरोपियन संग्रहालय में भारतीय महत्व की पुरालेखीय एवं पांडुलिपि सामग्री व्यापक एवं विविध है। इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स, कॉमनवेल्थ रिलेशंस ऑफिस लंदन में कई सारे महत्वपूर्ण पुरालेखीय समूह हैं जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं है। ब्रिटेन में कई पुरालेखीय एवं पांडुलिपियां संग्रहालय, विशेष रूप से लंदन में ब्रिटिश संग्रहालय में ब्रिटिश वायसराय, राज्य सचिवों एवं अन्य उच्च स्तरीय सिविल एवं सैन्य अधिकारियों के पत्रों का संग्रह है जिन्होंने भारत में कार्य किया और जिनकी उपयोगिता को बमुश्किल ही आकलित किया गया है। नेक्स्ट कहता है कि चर्च मिशनरी सोसाइटी ऑफ लंदन जैसी मिशनरी सोसाइटी के पुरालेख विशेष महत्व के हैं जिनके पुरालेख देश भारत भर में शैक्षिक एवं सामाजिक विकास के बारे में समृद्ध सूचना लिए हुए है। भारत में फ्रांसीसियों के इतिहास के अध्ययन के लिए आर्काइव्स नेशनल पेरिस और फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स कॉलोनीज एंड वार के पुरालेख समृद्ध स्रोत हैं और अत्यधिक उपयोगी हैं। रिक्सर चीफ हैग में उपलब्ध डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बड़ी मात्रा में अभिलेख भारत में डचों के बृहद इतिहास के लिखने के लिए पर्याप्त हैं। इन अभिलेखों को 17वीं एवं 18वीं शताब्दी के भारत के आर्थिक इतिहास के प्राथमिक स्रोत के तौर पर भी प्रयोग किया जा सकता है। आगे कहता है कि भारत में 1777 के पश्चात डच उपनिवेशियों से संबंधित दानिश क्राउन और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के रिगर्सकेविट कोपेनहेगन में उपलब्ध अभिलेख त्रैकोम्बर और सेरामपुर के बंदोबस्त के बारे में जानकारी के प्राथमिक स्रोत है। इसी प्रकार नेशनल आर्काइव्स ऑफ पोर्तुगाल लिस्बन में भारत में पुर्तगालियों से संबंधित मौलिक पत्रों का संग्रह है। भारतीयों द्वारा विदेशों में चलाई गई राष्ट्रवादी गतिविधियों के इतिहास के सृजन के लिए विभिन्न देशों के विदेशी मामलों से संबंधित कार्यालयों के पुरालेख काफ़ी बेशकीमती हैं। उदाहरणार्थ, यूरोप में भारतीय क्रांतिकारियों के बारे में उपयोगी सूचना एवं जानकारी जर्मनी फॉरेन ऑफिस के अभिलेख में है और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों पर जानकारी अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस डिपार्टमेंट के पुरालेखों में उपलब्ध है। हालांकि आधुनिक भारतीय इतिहास के 1947 से पूर्व के बेहद महत्वपूर्ण और समृद्ध पुरालेख स्रोत अब पाकिस्तान में अवस्थित हैं। इन अभिलेखों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण संग्रह लाहौर के वेस्ट पाकिस्तान रिकॉर्ड ऑफिस में है, जिसमें 1894 से पंजाब सरकार के अभिलेखों के अतिरिक्त
1804 से 1857 के दिल्ली रेजिडेंसी और विभिन्न राजनीतिक अभिकरणों के अभिलेख शामिल हैं, जिन्होंने सम्मेलन पूर्व पंजाब में कार्य किया था। पेशावर में स्थित अभिलेख कार्यालय में 1849 से 1900 में पेशावर के कमिश्नर के अभिलेख और 1901 से उत्तर पश्चिम सीमा के प्रांतों के अभिलेख उपलब्ध हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है। ये अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के प्रादेशिक इतिहास अध्ययन के लिए मूल्यवान है और भारत के अफगानिस्तान, ईरान और सीमावर्ती क्षेत्रों की जनजातियों के साथ संबंधों के बारे में भी उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे कहता है कि जीवन, साहित्य, संस्मरण एवं यात्रा वृत्तांत। जीवन, साहित्य, संस्मरण एवं यात्रा वृत्तांत जैसे समकालीन एवं अर्ध समकालीन दस्तावेज एवं प्रमाण भी उपलब्ध हैं, जो हमें 18वीं और 19वीं शताब्दियों के भारत के इतिहास की उपयोगी झलक प्रदान करते हैं। आगे है कि व्यक्तिगत अभिलेखों का महत्व। व्यक्तिगत अभिलेखों का महत्व। कुछ ऐसे भी अभिलेख हैं जो काफ़ी पर्सनल थे, कुछ लोगों द्वारा लिखे गए थे, तो उनका महत्व भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कई यात्री, व्यापारी, मिशनरी और सिविल सर्वेंट जो उन शताब्दियों के दौरान भारत में आए, देश ने विभिन्न हिस्सों पर अपने अनुभव एवं प्रभाव को छाप छोड़ी। इन वृत्तांतों ने आधुनिक भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु बेहद उपयोगी स्रोत का कार्य किया। इन लेखों के समूह में सर्वप्रथम मिशनरीज यानी कि ईसाई धर्म प्रचारक आते हैं, जिन्होंने स्थानीय निवासियों में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भारत में अधिकाधिक मिशनरी भेजने के लिए तथा अपने संबंध समाजों को प्रोत्साहित करने हेतु लेखन किया। कुछ सिविल सर्वेंट्स ने भी इस समाचार के ईसाई धर्म का प्रचार दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व भी किया। उदाहरणार्थ सर जॉन शोर और चार्ल्स ग्रांट दोनों ने बंगाल में लंबी सेवाएं प्रदान की, ने ईसाई धर्म प्रचारकों एवं उनकी गतिविधियों का पुरजोर समर्थन किया। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे यात्रा वृत्तांत। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यात्रा वृत्तांत से शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू।